वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का जो मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट वे में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होगा कल मैंने बोला था कि आप लोगों को एक बहुत शानदार आर्टिकल डिस्कस करना है जिसमें आप लोगों के चक्षु खुलने वाले हैं। तो उस आर्टिकल से मिला जुला एक और आर्टिकल आ जाए, तो इन दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर पहले हम लोग ये डिस्कशन देखेंगे। फिर जो सेकंड डिस्कशन आप लोगों का आएगा वो लगभग मेरे हिसाब से शायद 9-10 के बीच में आ जाना चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है, कल इंटरनेट की आप लोगों को मैंने बताया था सेकंड वीडियो के अंदर कि इंटरनेट की काफी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वो वाला डिस्कशन में अपलोड नहीं कर पाया था। लाइट जो थी वो रात को आई और इसी की वजह से जो आसपास वाला एरिया है यहाँ पर वो टावर बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो आप लोग की सेकंड जो वीडियो होती है जो डेली आती है, यानी कि जो आप लोग की न्यूज़ एनालिस्ट वाली वीडियो आती है, वो हो सकता है थोड़ा शाम को आए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे फ्रेंड थे, उनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी, तो आज उनकी 13वीं है, तो थोड़ा वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो लेट हो जाए। थोड़ी कोशिश करूँगा वैसे मैं जल्दी आऊँ वहाँ से, पर लेकिन पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग उसके लिए ज़्यादा वेट ना करें। पर हाँ, आएगी जरूर, इस बात की गारंटी तो आप लोग रहती है हमेशा, वो तो रुकेगी तो है नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पीडीएफ सारी जो भी हैं कंबाइन 2019-20 की सारी अब तक की जो भी पीडीएफ है, टेलीग्राम पर उनका लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल ड्राइव में अपलोडेड है सारी। तो ये है बातें। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कल भी एक बच्चे के द्वारा पूछा गया, सर जब क्वेश्चन देते हो तो क्वेश्चन का आंसर जो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर कोई क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसमें से ही बस आप लोगों को आंसर लिखना है। वो आर्टिकल यहां पर आप लोग कुछ सारी चीजें बताता है, पर लेकिन आप लोगों को सारे एंगल नहीं देता है, ठीक है। तो जो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और इस क्वेश्चन से रिलेवेंट है, वो आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों से ऐसा नहीं है कि एकदम अलादीन का चिराग घिसोगे और आप लोगों को लिखना आ जाएगा। पैटर्न में आप लोगों को चलना पड़ेगा। पहले चीजों को अंडरस्टैंड करो, पहले समझना स्टार्ट करो। पहले दिन से ही आप लोग को ये नहीं कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है, आप लोग पहले दिन से ही माहिर हो जाओगे। पहले टॉपिक को समझो तो सही। मैं आप लोगों को बोलूं चले आप लोगों को गाय के बारे में लिखना है, जैसे बचपन में लिखते थे, ठीक है, कि आप लोग गाय के बारे में एक निबंध लिखिए, पर लेकिन आप लोग ये समझिए आप लोगों ने गाय को कभी देखा ही नहीं, तो आप लोग उसके ऊपर निबंध लिख देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। आप लोगों को पता ही नहीं है उसकी आकृति कैसी है, कैसी दिखती है, क्या क्या होता है, किस तरीके से यूज में वो लाई जाती है। तो अगर आप लोग उसको देखेंगे पहले गाय को, तभी तो आप लोग उसके बारे में निबंध लिख पाएंगे कि हाँ 4 टांग होती है, पूंछ होती है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो आप लोग जानते हैं उनके बारे में, कि हाँ हमारे जो बेसिकली वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर औषधि के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें कि गाय का गोबर, गाय का मूत्र, वो सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं, वैसे खाद के लिए जो गोबर यूज़ किया जाता है, तो आप लोग अगर जानते ही नहीं है तो कैसे लिख पाएंगे? तो पहले उस टॉपिक को जानिए, समझिए और फिर उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। तो पहले दिन से आप लोगों ने लिखना है। पहले मैंने आप लोगों को बताया था, पहले आप लोग बेसिक एनसीईआरटीज कम से कम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में चीजों को लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ा, तो चैप्टर के बाद में जो क्वेश्चन है पढ़ने के बाद में उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए चैप्टर के पहले कभी क्वेश्चन नहीं होते हैं, चैप्टर के बाद में क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक बार आप लोग चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करो, क्योंकि आप लोगों ने कुछ पढ़ लिया है। अगर मैं बोलूं पहले आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और बाद में पढ़ना, तो कैसा लगेगा? ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए ये पैटर्न आप लोग थोड़ा सा फॉलो कीजिए। एक तो कोशिश कीजिए कि उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िए और उसमें एडिशन करने की कोशिश कीजिए, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। अब क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया डिजर्व करता है इस प्लेस ऑन ग्लोबल स्टेज, यानी कि ग्लोबल स्टेज पे इंडिया भी एक प्लेस डिजर्व करता है। अभी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा बोला गया है G7 कंट्री को बढ़ाकर G11 कंट्री में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इंडिया के जो एक तरीके से माइंड में क्लियर होना चाहिए कि उसका एम क्या है, आगे कैसे लेकर चलना है इसको। ये नहीं कि बस ऐड कर दिया और बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर एक ग्लोबल स्टेज पर रोल प्ले करने का टाइम यहां पर आ गया, क्योंकि G7 जो कंट्री है वो शानदार कंट्री है। एक बार आप लोग मैप में देख सकते हैं G7 कंट्री में कौन कौन आते हैं। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो एशिया की ओनली इकलौती कंट्री है यहां पर जापान G7 के अंदर में। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा G7 को G11 बनाने की बात की है। तो और किस किस को ऐड कर रहे हैं यहां पर? तो 4 कंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं। क्वेश्चन बन सकता है, तो इंडिया, रसिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ये 4 कंट्री और ऐड कर यहां पर G7 को G11 में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आप लोग ये याद रखेगा। अभी G7 के बारे में थोड़ी सी और बात करूंगा, पर इससे पहले एक छोटी सी बात आप लोग और समझिए जो कई बार आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। वो है यहां पर मल्टीलैटरलिज्म। एक तो वर्ड यूज किया जाता है मल्टीलैटरलिज्म, और दूसरा है जो आप लोगों ने देखा होगा बायलैटरलिज्म। जब यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग बात करें, मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है कि कई सारी कंट्री एक साथ में मिल जाएं, ठीक है, कई सारी कंट्री एक साथ में मिल जाएं और मिलने के बाद में वो फिर किसी कॉमन गोल पर काम करें, ठीक है। मान लीजिए कॉमन गोल इनका बना लिया कि क्लाइमेट चेंज पर बात करनी है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में
बात करनी है, या फिर टेररिज्म के बारे में बात करनी है, या फिर कोई और इशू जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में देखने को मिलता है जैसे कि कोविड-19 के बारे में बात करनी है, तो कोई कॉमन गोल पर यहां पर ये बात करने स्टार्ट कर दें, इसको मल्टीलैटरलिज्म यहां पर बोला जाता है। अब यहां पर बात करें बायलैटरलिज्म की, तो इसमें इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि बायलैटरलिज्म जो है वो एक तरीके से संधि बोल सकते हैं, ट्रीटी बोल सकते हैं, जिसको दो पार्टीज के बीच में होता है, या फिर दो नेशन के बीच में होता है, या फिर दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है, या फिर वन नेशन वन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, दो पर्सन भी हो सकते हैं। बाई का मतलब होता है दो, बायलैटरल, ठीक है। तो उसके चलते आप लोग इसको याद रखिएगा। तो एक तरीके कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये दो बातें आप लोग माइंड में क्लियर रखिएगा। अभी जो हम लोग यहां पर बात करेंगे, आप लोग ये समझिए, जैसे एक ग्रुप यहां पर G7 है, अब इसको G11 बनाने की बात की जा रही है। एक यहां पर आप लोग बात करिए जैसे ब्रिक हो गया, उसमें 5 कंट्री होगी। एक यहां पर बात करें G20 हो गया, इसमें 20 कंट्री आप लोग देखने को मिलेगा, यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, अलग अलग जो ग्रुपिंग हो रही है, ये ग्रुपिंग आज की डेट में इस तरीके से ग्रुप बनाकर चल रही है। तो मान लीजिए इस ग्रुपिंग का कॉमन एजेंडा कुछ और है, इस ग्रुपिंग का कॉमन एजेंडा कुछ और है, इसका कॉमन एजेंडा कुछ और है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग कॉमन एजेंडा हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ये भी यहां पर देखने को मिलता है कि अलग अलग ग्रुप के साथ में अलग अलग कॉमन एजेंडा यहां पर चलता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को और बताऊंगा जो आप लोगों को सुनना काफी जरूरी है, और इसके चलते आप लोगों को आर्टिकल भी आगे क्लियर होगा। वो क्या है, आप लोगों ने कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा। कोल्ड वॉर एक ड्यूरेशन था जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया तो उसके बाद का जो पीरियड स्टार्ट हुआ, यानी कि आप लोग अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं कि जब लगभग हमारी कंट्री आजाद हुआ, ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात यहां पर कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये 1939 से 1944 तक आप लोग इसको बोल सकते हैं। उसके बाद यहां पर कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कोल्ड वॉर का बेसिक मतलब यह था कि ऑलरेडी दो वॉर हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड। अब कोल्ड वॉर का मतलब यह था कि हम लोग भैया लड़ेंगे नहीं, मतलब म्यूचुअली एक दूसरे के साथ में एग्री हो गए कि भैया हम लोग एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि लड़ने से ये देख चुके थे कि क्या कंडीशन बन जाती है। ऑल ओवर जो एक तरीके से बोल सकते हैं सिविलाइजेशन, वो तबाही होने के कगार पर आ जाती है, और बहुत सारे लोग ही जान जाती है, बहुत सारे बेगुनाह लोग ही जान जाती है। तो वो कंडीशन देखने को मिलती है। फिर कोल्ड वॉर क्या थी, कोल्ड वॉर ऐसा था, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो कुत्ते होते हैं वो एक दूसरे सामने करते रहते, ऐसे करते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, पर लेकिन काटते नहीं है, लड़ते नहीं है ग्राउंड पर, बस हूं करते रहेंगे, एक दूसरे के पास में घूमते रहेंगे। तो ये एक तरीके से समझने के लिए इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली ग्राउंड में लड़ाई नहीं करेंगे, बस हाँ एक दूसरे को गरियाते रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन इस कोल्ड वॉर का जो फंडा था वो थोड़ा डिफरेंट था। ये क्या था, एक साइड में तो यूएसए हो गया, एक साइड में हो गया यूएसएसआर, आज के डेट में याद रखने के लिए रसिया बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्री अलग हो गई, यहां पर रसिया बच गया, फिर एक लौता उसका हकदार। तो जो यूएसए है यहां पर, वो क्या था, यहां पर यूएसए यहां पर चाहता था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाई जाए। कैपिटलिस्ट मतलब जो कि एक तरीके से पूंजीवादी पर फोकस देकर चलती है। जैसे आज के दिन बड़ी बड़ी कंपनी फेसबुक हो गया, या फिर आप लोग किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, गूगल का नाम ले लीजिए, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, तो सारी जो भी कंपनीज है ये, तो ये सारी एक तरीके से कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस करती है। बेसिक फंडा क्या रहता है कि प्रॉफिट सबसे ऊपर, इनके लिए प्रॉफिट सबसे ऊपर यहां पर काम करता है। दूसरी साइड में जो यूएसएसआर यानी कि रसिया है, वो कम्युनिस्ट बनाना चाहता था। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे। कम्युनिस्ट में मैक्सिमम जो चीजें रहती हैं स्टेट कंट्रोल या फिर जनता कंट्रोल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वहां पर कैपिटलिज्म ज्यादा नहीं रहता। हालांकि आज की डेट में तो चीजें ऐसी हो चुकी हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी आप लोगों को देखने को मिलती है, जहां पर कुछ चीजें गवर्नमेंट के हाथ में और कुछ चीजें प्राइवेट के हाथ में। हमारी कंट्री एक बेस्ट उदाहरण है मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्लियर होते रहते हैं आप लोगों के। तो यहां तक अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था तो हमारी कंट्री इसके बीच में आजाद होगी 1947 में। तो 1947 में हम लोगों ने सोचा अब भैया ना तो यूएसए की साइड में जाना है और ना ही रसिया की साइड में जाना है, यानी कि यूएसएसआर की साइड में जाना है। तो हम लोगों ने एक अलग पाथ फॉलो कर लिया, उसको बोला था हम लोगों ने नैम, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट। ये नैम जो बनाया गया था ये 1961 में बनाया गया था, बलग्रेड कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा बलग्रेड कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहां पर ये एग्जिस्टेंस में आया था। तो उस टाइम से हम लोगों ने बोला कि हम लोग भैया किसी के साइड में जी जाएंगे। उसका बेसिक रीजन ये था कि अगर किसी के साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो जैसे हम लोगों ने, अंग्रेजों ने हम लोग को अब तक गुलाम बना के रखा है, हो सकता है कि आगे चलकर कोई ये कंट्री भी हम लोग गुलाम बनाकर बैठ जाए। तो हम लोगों ने वहां से अपना थोड़ा सा साइड में अपना आपको करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं, यानी कि उससे इंडिपेंडेंट होकर हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन उस टाइम का सिनेरियो जो था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। जो आज का सिनेरियो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। आज हम लोग न्यू बोर्न कंट्री नहीं है, आज हम लोग एक पावरफुल कंट्री है। आज की डेट में हम लोग अपने आप को इस तरीके से सेपरेट करके नहीं चल सकते। आज की डेट में हम लोग को पार्ट बनना ही बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम लोग बोल देंगे भैया तुम करते रहो जो तुमको करना है और हम लोग साइड में रहेंगे। उस टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी, चाहे फर्स्ट की बात करें चाहे सेकंड की बात करें, हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं थे, पर फिर भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे अंग्रेजों की वजह से, इनडायरेक्ट वे में। तो इस
इस तरीके से आज के टाइम पर अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हम लोग इससे बच नहीं पाएंगे, हम लोग को अपनी तरफ से यहां पर इसमें एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के डेट में इतने लार्ज स्केल पर चीजें जो हैं वो कोरिलेट हो चुकी हैं। अगर मान लीजिए हम लोग देखते हैं आज के डेट में चाइना है, चाइना का हरकत आप लोग देख रहे हैं कि चाइना अलग अलग रीजन में यहां पर एक तरीके से उकसा रहा है कंट्री को भी। आप लोग चाहे आप लोग इस पर्टिकुलर रीजन की बात कर लीजिए, एलएसी वाले की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप लोग ये उत्तराखंड और यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश वाले की, या फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले की रीजन की बात कर लीजिए, तो ये सारे वो रीजन हैं जहां पर चाइना हमारे साथ में झड़प रहा है, ठीक है। और बिना किसी बात के ये जो एग्रेशन यहां पर दिखा रहा है कोविड-19 के चलते जो इसकी इंसल्ट हुई है, उससे लोगों का जो एक तरीके से उसके ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं चाइना के ऊपर, उससे गुमराह करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। तो ऐसी हरकतें यहां पर है, और यूएसए को एक तरीके से टक्कर भी दे रहा है, क्योंकि एक टाइम पर यहां पर जो पुराना कोल्ड वॉर था वो रसिया और यूएसए के बीच में आप लोग बोल सकते हैं, फिर यूएसआर बोलिए वर्ड पर, लेकिन आज का जो कोल्ड वॉर है वो नया कोल्ड वॉर अब यहां पर जो स्टार्ट होने जा रहा है वो चाइना और यूएसए के बीच में स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसलिए यहां पर न्यू कोल्ड वॉर में हमारे पास में कोई नेम नहीं रहेगा, न्यू कोल्ड वॉर में हम लोग को यहां पर किसी ने किसी का पार्ट बनना ही बनना पड़ेगा। तो उसी की तरफ को यहां पर चलती हुई चीजें नजर आ रही हैं, और उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल है। अब आर्टिकल में घुसते हैं, इस वाले आर्टिकल में, फिर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलेंगे। तो यहां पर अभी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको ट्रंप के द्वारा इन्वाइट किया गया G7 कंट्री में। G7 कंट्री में यहां पर यह भी बात बोल दी गई है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया और चाइना के बीच में, जिसके ऊपर टेंशन बना हुआ है, उसको भी यहां पर डिस्कस किया जाएगा। कल ही आप लोगों को याद होगा शाम को मैंने बढ़ाया था उघर कम्युनिटी के बारे में। चाइना के जो जिंगजियान वाला रीजन है, जिंगजियान वाले रीजन में चाइना जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी, खासकर ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग मैप में देखेंगे तो लगभग ये वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बुरी तरह वहां पर मार रहा है, वहां पर उनको खाने पीने की जगह भी नहीं मिल रही है, उनके साथ में उल्टी सीधी हरकतें की जा रही हैं। तो यूएसए ने क्या किया, अपने यहां पर एक बिल पास किया ताकि इसका अकाउंटेबल चाइना को ठहराया जा सके, यानी कि एक तरीके से यहां पर ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, ऐसा बोला गया यूएसए के द्वारा। तो यहां से यूएसए को सप्रेस कर रहा है। दूसरी साइड से यहां पर यूएसए के खिलाफ यहां पर एक क्वाड ग्रुप ऑलरेडी है, उसके चाइना के खिलाफ। क्वाड ग्रुप में कौन कौन है, तो यहां पर यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, इसी के साथ में जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो क्वाड ग्रुप भी कहीं ना कहीं जो एशिया पैसिफिक, जिसको सही शब्द जो लगता है सुनने में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, यानी कि ये वाला रीजन और ये वाले रीजन में, यहां पर एक तरीके से उसको और ज्यादा चाइना को टैकल करने के लिए ये ग्रुप यहां पर बनाया गया, ताकि चाइना जो है साउथ चाइना सी में जो अपनी दबदबा दिखाता है उससे थोड़ा सा साइड में रह सके। तो एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो यहां पर अभी यहां पर बात की उघर कम्युनिटी के बारे में, एक वो इशू हो गया। दूसरा क्वाड के ऊपर ऑलरेडी यहां पर कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों ने डिस्कस में सुनी होगी। तीसरा यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है अभी G7 में जो इंडिया को इनवाइट करना, तो ये भी यहां पर कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने वाली एक बात आप लोगों को देखने को मिलती है कि G7 को G11 ग्रुप में बुलाना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ये काम किया। आप लोगों के माइंड में ये बात चल रही हो कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसका सीधा सीधा रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं। जिस कंट्री में यहां पर G7 मीटिंग होस्ट की जाती है, उस कंट्री के पास में ये ऑथोरिटी रहती है कि वो दूसरी कंट्रीज को भी यहां पर इन्वाइट कर सकती है जिसका उसमें इंटरेस्ट हो। तो यहां पर इनके द्वारा जो यहां पर इन्वाइट किया गया, तो ये 4 कंट्री को यहां पर इन्वाइट किया गया, जिसमें इंडिया, रसिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। अगर मैप में आप लोग देखेंगे G7 तो ये हो गया, फिर हो गया इंडिया, रसिया और साउथ कोरिया यहां पर ये हो गया, और ऑस्ट्रेलिया यहां पर ये हो गया। तो ये 4 कंट्री भी यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। पर लेकिन जो रसिया है, रसिया को लेकर यहां पर कई सारे जो मेंबर हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, क्योंकि पहले जो आज के डेट में जिसको आप लोग G7 बोल रहे हैं ना, एक टाइम पे यहां पर ये आज के डेट में तो आप लोग इसको G7 से सुनते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, क्योंकि अगर आप लोग करंट अफेयर थोड़े लंबे समय से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप लोग यहां पर इसको G7 ही सुन रहे होंगे। लास्ट जो मीटिंग थी इसकी फ्रांस के अंदर में हुई थी। तो जब फ्रांस के अंदर में इसकी मीटिंग हुई थी तो यहां पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सब चढ़ गए थे, क्योंकि कई सारे ऐसे इशू हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो ये जो G7 है आज के में एक टाइम पर इसको G8 बोला करते थे। G8 था यहां पर, उस टाइम पर रसिया भी इसका पार्ट था, पर लेकिन रसिया को यहां से निकाल दिया गया। रीजन क्या था उसका रीजन ये था कि रसिया ने क्रीमिया वाला इशू है। क्रीमिया क्या था यहां पर, आप लोग मैप में यहां पर देखेगा, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यूक्रेन। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, इसको थोड़ा सा एक बार ये लाइन 2-4 हटा देते हैं, खोच हो गया सारा 1 सेकेंड। अब देखिएगा आप लोग, ये जो हो गया यहाँ पर, ये हो गया यूक्रेन। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया यूक्रेन, उसके नीचे जो छोटा सा यहाँ पर ये एरिया है ये क्रीमिया। तो यहाँ पर ये ब्लैक सी है, तो यहाँ पर ब्लैक सी में अपना एक वर्चस्व बनाए रखने के लिए क्रीमिया पर कंट्रोल करना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर रेफरेंडम किया गया, तो रेफरेंडम करने के बाद में इन्होंने रसिया के फेवर में यहाँ पर बेसिकली वोट डाला, तो इससे यूक्रेन जो है वो चिढ़ गया, क्योंकि पार्ट इसका था, तो अब रसिया के कंट्रोल में है यहाँ पर ये कंप्लीट पार्ट। तो इसके चलते जो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री थी वो एक डेमोक्रेटिक पैटर्न को फॉलो करना ज्यादा पसंद करती है, तो उनके द्वारा बोला गया रसिया ये गलत कर रहा है। आखिर यहाँ के लोगों ने इतनी जल्दी
वोट क्यों दे दिया रसिया को, ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। उसका रीजन ये कि जब ये यूएसएसआर हुआ करता था उस टाइम पर यहां पर ये पार्ट था रसिया का ही, बाद में टूटकर ये अलग अलग कंट्रीज बन गए, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इतनी जल्दी से इसने उसको सपोर्ट कर दिया। तो ये चीजें हैं यहां पर। तो उस टाइम पर G7 हो गया G8 के कंपेयर में, तो ये रीजन था वहां पर जब ये कंडीशन निकल कर आई। अगर आज के डेट में मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं, जो लीडर्स हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके द्वारा यहां पर G7 समिट जो अभी यहां पर यूएसए में होगी बाद में, उसको अटेम्प्ट किया जाएगा क्योंकि यहां पर इनवाइट किया गया है। अब मोदी जी जो है यहां पर उनके द्वारा वेलकम किया गया। उन्होंने बोला यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि क्रिएटिव और इसी के साथ में फार साइटेड यानी कि दूरदृष्टि वाले इंसान है डोनाल्ड ट्रंप साहब। पोस्ट कोविड-19 यानी कि जो अभी महामारी चल रही है उसके बाद में जो न्यू रियलिटी होगी वो यहां पर कुछ और ही होगी, क्योंकि न्यू रियलिटी में यहां पर अलग अलग कंट्री का जो दबदबा होगा वो एक अलग ही पैटर्न का होगा। तो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यही बातें यहां पर बोलने की भी कोशिश की गई। ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को बुलाया गया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन रसिया जो है, रसिया के लिए यहां पर दिक्कत हुई क्योंकि मैंने भी आप लोगों को बताया कि क्रीमिया का एनेक्सेशन किया गया था, इसके द्वारा हड़प लिया गया था, तब से लेकर यहां पर यह प्रॉब्लम देखने को मिली। यह क्वेश्चन कई बार बन गया है पास्ट में, हो सकता है फ्यूचर में पूछा जा सके कि क्या रीजन था रसिया को G7 से बाहर निकाल दिया गया। तो यह क्रीमिया वाला इशू आप लोगों को याद रखना है। पर लेकिन रसिया के प्रेसिडेंट ने यह बोला कि अगर मुझे इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो ही मैं यहां पर एंट्री करूंगा, ऐसा नहीं है कि शादी में बुलाकर मेरी बेइज्जती करने लगो वहां पर, ठीक है। तो ऐसे में नहीं आने वाला हूं। तो अभी देखते हैं कंडीशन क्या बनती है। तो अभी यहां पर यह यूएसए के अंदर और उसके द्वारा इनवाइट किया गया, तो हो सकता है कि थोड़ी सी जो कंडीशन है वो नॉर्मल यहां पर बन जाए। अभी फिलहाल इसको यहां पर जो बोला गया है, इसको यहां पर बोला गया है क्या, इसको बोला गया G11। पर लेकिन सबसे पहले जब यहां पर चाइना भी यहां पर चीजें हुआ करती थी, जब चीजें नॉर्मल थी कोविड-19 से पहले, तब यहां पर जो ग्रुपिंग थी वहां पर प्रपोज किया गया था इसको G8+5। G8+5 में कौन आता था, तो यहां पर इंडिया, ब्राजील, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और चाइना, ठीक है। और G8 में कौन था, G7 कंट्री तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, 8 यहां पर रसिया भी था। तो इसको G8+5 बोला जाता था उस टाइम पर आज की डेट में यहां पर एक तो चाइना नहीं है, चाइना एक अच्छी आप लोग बोल सकते हैं कि यूएसए को मौका मिल गया, टेंशन चली रही है कोविड-19 का नाम लेके, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहां पर चाइना को इन्वाइट करने से यहां पर मना कर दिया, ठीक है। तो गेस्ट लिस्ट में चाइना का नाम नहीं है। और आप लोग ये समझिए किसी दोस्त की शादी है और वो दोस्त आप लोगों को शादी में ना बुलाए, ठीक है, तो बेइज्जती होती है। साथ वाले पूछते हैं कि यार तुमको शादी में नहीं बुलाया, तुम्हारा तो पक्का दोस्त था वो। तो आप लोगों ने कई बार ऐसी चीजें भी सुनी होंगी। तो ये कंडीशन बन जाती है कई बार, इस तरीके की कंडीशन। तो यहां पर जो चाइना और यूएसए का जो रिलेशन अगर आप लोग देखेंगे, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है इनकी, पर फिर भी यहां पर इस तरीके से लेवल पर आ रहे हैं। तो उसके पीछे जो पोस्ट कोविड-19 जो एरा है उसका एक नजराना आप लोगों को देखने को यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो बात की जा रही है अब G11 की, तो G11 में जो यूएसए यहां पर वो अपने ट्रेडिशनल जो अलाई हैं उनके साथ में डील करना चाहता है, खासकर चाइना की जो जबरदस्ती चल रही है उसको यहां पर साइड में किया जा सके। चाइना इसके खिलाफ गुस्सा हो रहा है, जैसे क्वाड के खिलाफ हुआ था, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, उसमें भी चाइना यही बोलता था तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है। पर लेकिन आज के डेट में भी यही बोल रहे हैं। पर लेकिन उस टाइम पर जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के वो चाइना के लिए कुछ और थे, क्योंकि चाइना के ऊपर कोई ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग नहीं रहे थे। आज की डेट में तो चाइना हर तरीके से घिरा हुआ है। चाहे आप लोग यहां पर बात कर लीजिए कोविड-19 को लेकर, बात कर लीजिए साउथ चाइना सी को लेकर, इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर, या फिर आसपास वाली साउथ चाइना सी में जो कंट्री है उनके रिलेशन को लेकर, जिनको आप लोग आसियान कंट्री के नाम से जानते हैं। तो हर एक लेवल पर यहां पर ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज की डेट में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने आसानी से उनको मना कर दिया और कोई ज्यादा इसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही है कि हां क्यों मना कर दिया, और चाइना कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि रीजन देकर अगर किसी को आप लोग बात बोलते हो ना तो वो एक्सेप्ट कराना थोड़ा जल्दी आसान हो जाता है। अगर रीजन नहीं दोगे तो सामने वाला बोलता रहेगा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आर्टिकल्स वगैरह लिखने स्टार्ट हो जाएंगे। आज की डेट में कई सारे ऐसे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं यूएसए के अंदर में, जहां पर इंडिया को यूएसए का अलाई बताया जा रहा है न्यू कोल्ड वॉर एरा के अंदर में, यानी कि जो नई कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है ना उसमें यूएसए का अलाई बताया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में चाइना के खिलाफ चीजें जाकर खड़ी होगी। तो G11 जो ग्रुपिंग है वो रिकॉग्नाइज कर रही है जो अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट नेशन है उसमें इंडिया को भी यहां पर इनवाइट किया जा रहा है। तो ग्लोबल लेवल पर हमारी वॉइस एक देखने को मिल रही है। समझ रहे हैं आप लोग, यूएन के 193 मेंबर हैं और उसमें से अगर टोटल मिलाकर आप लोग देखा जाए 11 मेंबर एक ग्रुप बना रहे हैं और उसमें से इंडिया भी एक पार्ट है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसके चलते इंडिया को जो ये मौका मिला है इसको ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए हाथों से। तो गवर्नमेंट को यहां पर जो भी इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसके बारे में जो फ्यूचर हो सकता है, क्लियर माइंड यहां पर होना चाहिए। पर लेकिन स्टिल यहां पर ये लगता है कि हमारा जो क्लियर माइंड यहां पर नहीं है, ठीक है। यानी कि हम लोग अभी भी अपने आप को एक ग्लोबल स्टेज पर नहीं देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप लोग कोई जॉब निकालना चाहते हैं तो उससे पहले आप लोग को ये फील करना पड़ेगा कि मैं इस जॉब में जा चुका हूं या जा चुकी हूं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं जब जाएंगे तब ये क्लियर होगा, नहीं, अभी से फील करना स्टार्ट करो उस जॉब को, अभी से उस तरीके की
जिंदगी जीना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, तो आप लोगों को अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ यार यही तो जिंदगी मुझे जीनी है, तो आप लोग अच्छे से काम करोगे। तो वही बातें यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। अभी भी हम लोग यहाँ पर अनक्लियर है अपने माइंड में कि इसको लेकर कैसे चलना है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर G7 कंट्री में स्पेशल इन्वाइटीज जो रखे हैं उनको इन्वाइट किया गया है, पर लेकिन अगर कल को इसको G11 बनाना है तो डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी नहीं चलेगी, सारे मेंबर से यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर इसके अंदर ये मीटिंग हो रही है तो इसके हाथ में पावर है, ये चेयरशिप है इसके हाथ में, चेयरमैन है यहाँ पर, तो बुला सकता है। पर लेकिन जब वो वाली बात होगी तो फिर यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, फिर यहाँ पर इसको सबसे एक तरीके से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर किसी को ऐड करना है यहाँ पर। तो रशिया को लेकर कई सारे कंसर्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के चलते जो यहाँ पर G11 का प्लान है यहाँ पर, वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि डिरेल्ड हो सकता है, ठीक है, एक रशिया की वजह से आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर न्यू दिल्ली की बात करें, उसके भी पैरामीटर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कई सारी चीजें कैसे चीजों को लेकर चलनी है, क्योंकि चाइना को एक हद तक हम लोग इतना नहीं है कि चाइना के बिल्कुल अपोजिट में जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि चाइना के साथ में हमारी बाउंड्री मिलती है। इस तरीके से पड़ोसी यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई घर है पड़ोस में आप लोग छोड़कर कोई और घर जाकर ले लोगे, तो यहां पर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और आज की डेट में अगर चाइना का दबदबा आप लोग देखो, वन रोड वन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट आप लोग देख लो, चाइना का इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर देख लो, इंडिया के जो सारे पार्टनर पड़ोसी कंट्री है, चाहे नेपाल की बात कर लीजिए या फिर आप लोग पाकिस्तान की बात कर लीजिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारी कंट्री में चाइना का ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना के पास में आज की डेट में एक पावरफुल एज है। इसी के साथ में इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना की काफी पावर है। तो अगर चाइना को कंप्लीटली इस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे तो ये सही तरीका यहां पर नहीं होगा, ये भी बात ध्यान में रखनी है। और जो समिट है यहाँ पर, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कब इसको हेल्ड कराने की बात कब ये होगी, इसके बारे में कब ये बात की जा रही है, तो ये समिट जो देखने को मिली, क्योंकि नवंबर में तो इलेक्शन है, तो नवंबर में यूएसए के अंदर इलेक्शन है, यूएसए के अंदर 4 साल में इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ 5 साल में होते हैं। 2016 से लेकर 2020 में इलेक्शन होंगे, जो कि पहली बार रिजल्ट आया था 8 नवंबर को आया था, उसी दिन जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, 2016 में, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप हुए थे, मतलब हुए नहीं थे, प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ट्रंप साहब जो हैं वो बोल रहे हैं कि लगभग सितंबर में यहाँ पर ये यूएन जब जनरल असेंबली की मीटिंग होगी उस टाइम पर यहाँ पर इसको कंडक्ट कराएंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रॉपर पैटर्न हम लोग को यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा, डिस्पाइट इंडिया और जो बीजिंग यानी कि चाइना के बीच में जो आज के दिन में टेंशन चल रही है, ठीक है। तो एम फिर भी यहाँ पर न्यू कोल्ड वार का जो पैटर्न चल रहा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूएसए और चाइना के बीच में, और इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं यूएसए के साथ में खड़ा हुआ मिल रहा है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल माइंड में क्लियर करके ही इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा कि न्यू कोल्ड वार के पैटर्न में किस साइड में वो जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर टेंशन चाइना के साथ में चल रही है। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते हो, किस हद तक आप लोग यहाँ पर उसको साइड में कर सकते हो। और रीजन ये भी है क्योंकि G7 ये जो अभी है यहाँ पर, अभी इसको G11 बनने में टाइम लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज बोल दिया और G11 बन गया। रीजन क्या है, क्योंकि खुद के घर में भी इनकी क्लैश अब तक चल रही है। क्लाइमेट चेंज को लेकर आप लोगों को पता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो यूके है और जो फ्रांस है वो सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन जो यूएसए वो बाहर निकल गया। तो इस तरीके से वहां पर डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। जर्मनी शानदार तरीके से सपोर्ट कर रहा है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को, पर यूएसए जो है वो बाहर निकल गया। दूसरा, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो यहां पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेटो के ऊपर अगर बात करें तो वहां पर भी आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ईरान इशू के बारे में बात करें तो वहां पर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। P5+1 आप लोगों ने सुना होगा ना, ईरान न्यूक्लियर डील जिसको बोलते हैं। परमानेंट 5 मेंबर है जो यूएन के, कौन कौन से परमानेंट 5 मेंबर, याद रखना, ये भूलना नहीं है। छोटी छोटी बच्चों वाली बातें भूलोगे तो फिर देखिए दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है। बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, नहीं पता है तो जाकर सर्च कीजिएगा, ठीक है, मुझे बताइए, मैं भी भूल गया हूं, ओके। तो यहाँ पर +1 कौन सा, यहाँ पर +1 था जर्मनी, और इसी के साथ में ईरान था यहाँ साइड में, तो यहां सॉरी ईरान था यहां पर साइड में। तो जो यहां पर अभी यहां पर ये ईरान पैटर्न फॉलो करके चल रहा था, तो उस टाइम पर भी यहां पर जो कंट्री है जैसे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उन्होंने बोला कि यार तुम बाहर क्यों निकल रहे हो उससे, जबकि यहां पर ओबामा साहब के द्वारा इसको साइन किया गया था। तो वहां पर भी दोनों के डिफरेंस है। डोनाल्ड ट्रंप के बाहर निकलने के बाद भी इस ट्रीटी को बोला जा रहा था कि आगे लेकर चलते हैं, पर लेकिन हालांकि उतना ज्यादा सक्सीड हो नहीं पाई है। तो वो सारे इश्यूज आज की डेट में भी चल रहे हैं। लास्ट टाइम जब फ्रांस में ये मीटिंग हुई थी उस टाइम पर 45 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई ज्वाइंट यहां पर स्टेटमेंट ये नहीं दे पाए अपने डिफरेंस की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है गुस्सा होकर निकल गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बच्चा बैठा हो तो उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को वैसे गुस्सा आ गया, घेर लिया से दोस्त बैठे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, ये गलत बात है, तुम हमारे दोस्त नहीं हो। तो ऐसे देखो कैसे बैठा हुआ है, ये बिल्कुल काफी वायरल हुई थी उस टाइम पर ये फोटो। तो ये G7 मीटिंग की फोटो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर ये वाला आर्टिकल। हालांकि इस वाले आर्टिकल में बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल की बता दी है, पर अब यहाँ पर इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं वो यहाँ पर मैं कवर कर लेता हूँ। यहाँ पर बात की जा रही है कि आज की डेट में जो पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है, न्यू कोल्ड वॉर जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो न्यू कोल्ड वॉर में
हमारी कंट्री को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से यहां पर यूज करना चाहिए और एक ग्लोबल थॉट देना चाहिए लीडरशिप के लिए। ग्लोबल थॉट ये आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आज की डेट में आप लोग ये सोचा होगा कई बार कि जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा ही आप लोग बन जाते हैं, ठीक है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर आप लोग सोचते हैं एग्जाम आप लोग निकाल सकते हैं तो आप लोग निकाल पाएंगे। अगर आप लोग पॉजिटिव अपना माइंड रखकर सुबह उठते हैं तो आप लोग अच्छे से एफिशिएंसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। अगर माइंड में सुबह ही कचरा भर गया और ढंग से आप लोग अपना दिन स्टार्ट नहीं कर पाए तो फिर दुनियादारी बर्बाद होने लगती है। तो अगर आप लोग के थॉट अच्छे हैं तो आप लोग एक लीडरशिप की क्वालिटी यहां पर लेकर आ पाओगे। तो अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है आप लोगों को, G7 में इनवाइट किया जा रहा है आप लोगों से चीजें कई सारी आप लोगों ने देखा हो। कोविड-19 के टाइम पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था इंडिया को कि इंडिया बहुत अच्छे से स्टेप उठा रहा है, ठीक है। क्लाइमेट इशू पर भी हमारा काफी अप्रिशिएशन होता है आज के डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छे अच्छे काम किए गए हैं। योगा के बारे में बात कर लीजिए, ग्लोबल लीडरशिप पे है। तो आज की डेट में अगर ये सारी चीजें आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखते हैं तो ये हम लोगों को एक अच्छा पैटर्न मिला है, अच्छा ग्राउंड मिला है, पर हम लोग उसको कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे उसको एक अच्छा थॉट दे पाएंगे, ये यहां पर सोचने वाली बात है। क्योंकि जब तक आप लोग प्रॉपर प्लान बनाकर काम नहीं करोगे तब तक ये चीजें अचीव होने वाली नहीं है। तो आप लोग एक प्रॉपर प्लान के साथ में यहां पर काम करना पड़ेगा। तो एक थॉट कम से कम अच्छा देना चाहिए ताकि यहां पर जो लीडर देखिए आज के में क्या है, यूएसए जो है वो एक अलग पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। वो कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, बस अपनी कंट्री पर फोकस देकर चलना है। चाइना कोविड-19 के चलते लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और इसी के साथ में बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं। याद होगा कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट रहता है ना वहां पर वो अपने फायदे के लिए रहता है, पर लेकिन इंडिया जो होता है वहां पर जनता के फायदे के बारे में सोचता है। इनडायरेक्ट वे में जनता का फायदा होगा तो अपना फायदा अपने आप हो जाएगा। तो वो वाले पैटर्न पर इंडिया चलता है यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन चाइना क्या करता है, वहां से रिसोर्सेज निकाल के आएगा, लूटेगा, लूट खचोट करेगा उनके साथ में। तो वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिली है। तो दोनों में आप लोग को डिफरेंस यहां पर समझ रही है जनता। तो इसलिए इंडिया अगर लीडरशिप रोल पे आता है तो इंडिया को कोई सपोर्ट करने से जल्दी रुकेगा नहीं, जल्दी से इंडिया को भी सपोर्ट यहां पर मिल जाएगा। बस इंडिया कितना एक्टिव है और इंडिया कितना अच्छा प्लान लेकर आता है वो सोचने वाली थोड़ी बात होगी, क्योंकि कई सारी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने अभी आने वाली है। तो सबसे पहले तो ये बात की जा रही है जो नया कोल्ड वॉर है यहां पर उसको जो डिफाइन किया जाएगा, ये पहले की तरह नहीं है जैसे पहले क्या कर रहे थे, नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। टेरिटरी की बात कर रहे थे कि ये टेरिटरी मेरी है, ये टेरिटरी उसकी होगी, ये कैपिटलिस्ट बना लो, इनको एक कम्युनिस्ट बना लो। तो वो वाली जो तिरड़मबाजी चल रही थी वो यहां पर अभी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अब यहां पर क्या रहेगा, ये टेक्नोलॉजी और ट्रेड के द्वारा डिफाइन यहां पर किया जाएगा। जिसके पास में ज्यादा टेक्नोलॉजी है, जिसके पास में ज्यादा ट्रेड है, उसी का दबदबा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया किस तरीके से लेकर चल रहा है, इंडिया क्या कारीगरी यहां पर दिखा सकता है इस पर्टिकुलर टाइम पर, तो ये यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब यहां पर यही बात बोलेगी कि टेरिटरी और नॉन अलाइनमेंट वाली जो चीजें हैं वो अनसर्टेन ऑप्शन हो चुकी है। यहां पर ग्लोबल चेंज हो रहा है आज के डेट में, एक बोल्ड विजन आप लोगों को देखने को मिलेगा और राइट स्ट्रेटजी और चॉइस आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी। ब्रिटेन जो था, जैसे यहां पर थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, एक क्विकली लार्जेस्ट मिलिट्री एक तरीके से पावर बन गया। रीजन क्या था, रीजन बहुत बड़ा उसका यह था, जब यहां पर हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया बोला जाता था तो लैंड रिवेन्यू जो खासकर बंगाल से यहां पर निकल कर जाता था और इंडिया को उसके चलते यहां पर जो यहां से लैंड रिवेन्यू पहुंचा तो यहां काफी ज्यादा यूज किया गया अपनी आर्मी को बिल्ड करने में और फिर उसी आर्मी का यूज किया गया इंडिया को कॉन्कर करने में। यानी कि एक तरीके से हमारे यहां से रिसोर्सेज जा रहे हैं, अपनी आर्मी बनाई जा रही है और उसी आर्मी को फिर हमारे ही ऊपर एक तरीके से यूज किया जा रहा है। तो ये यहां पर काफी एक तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्होंने काम किया। मुझे सबसे अच्छी बात जो लगती है, हालांकि बोलने में बुरा लगता है, ये जो ब्रिटेन एक छोटी सी कंट्री यार, एक मुट्ठी भर कंट्री हमारी आप लोग बात करें तो छोटी छोटी जो कई सारे हमारे जो राज्य हैं उसमें ये एक तरीके से समेट जाएगी। जितनी ब्रिटेन में सारी जनता है उतनी हमारे यहाँ ट्रेन में घूमती है जनता और वो पूरे संसार पे एक तरीके से संसार पे रूल कर रही है। तो ये बात मुझे इनकी बड़ी पसंद आई, यानी कि जो सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, उस कंट्री की हिस्ट्री देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं उस कंट्री के बारे में, उसका एजुकेशन सिस्टम समझते हैं, किस कंट्री से किस तरीके से उस कंट्री के ऊपर रूल किया जाता है, तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ये आगे चलते हैं, तब जाकर उस कंट्री के ऊपर रूल करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहां से देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे जाके अटैक कर दिया और कैप्चर कर लिया, नहीं, उसको एक तरीके से कॉलोनी बनाना है बिल्कुल शानदार तरीके से, ताकि रिसोर्सेज भी निकाल सके और वहां की जनता को भी एक तरीके से ये ना लगे कि उनकी जनता के ऊपर भी ज्यादा अत्याचार ना हो, पर टाइम टू टाइम वहां पर कंडीशन अपने हिसाब से हैंडल भी करते रहे, ठीक है। इसलिए यहां पर जो बोला गया था इनके द्वारा कि इंडियन चमड़ी में आप लोग ऐसे लोग तैयार करो जो कि अंग्रेजों के गुलाम हो। यानी कि एक तरीके से जो लोग तैयार किए जा रहे थे वो ब्लड और जो एक तरीके से स्किन थी वो तो इंडियन थी, पर लेकिन जो वफादार थे वो अंग्रेजों के थे। तो ये भी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिली थी, तो इसीलिए आसानी से काम कर पाए। अभी बात करें एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की,
तो यहां पर ये हमारे पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास में इसकी चेयरमैनशिप आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इंडिया एक ग्लोबल रेस्पॉन्स यहां पर खासकर मल्टीलेटरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये एक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है। नॉट जस्ट मेडिकल इशू, देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि बस मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, और भी अपॉर्चुनिटी है यहां पर कई सारे काम करने की। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे देने से मना कर दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, तो तुरंत चाइना ने आकर यहां पर इसमें अपना हाथ बटा दिया कि हाँ मैं पैसे दूंगा। तो इस तरीके से चाइना का दबदबा यहां पर बढ़ गया अगर। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि मेडिकल इशू के बारे में बात की जाएगी, तो आप लोग लीडरशिप का रोल प्ले यहां पर भी कर सकते हैं अलग तरीके से भी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से आप लोगों को इसको देखकर चलना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जब प्रीलिम्स बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं कि बस यूपीएससी के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं। अगर आप लोग यहां पर स्टेट पीसीएस या फिर जैसे ईपीएफओ या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी थोड़ा तिकड़मबाजी लगाकर क्वेश्चन पूछ लेती है, जिसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, और जो आप लोग एसएससी ये जो दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां पर डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन वहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सितंबर के महीने की अगर आप लोग बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा यहां पर डिस्कस करने की बात की जा रही है। थीम क्या है यहां पर? द फ्यूचर वी वांट, यानी कि एक फ्यूचर कैसा हम लोग चाहते हैं वो यहां पर डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि पोस्ट कोविड-19 जो है सिचुएशन काफी ज्यादा चेंज होने वाली है, तो कैसे आप लोग चीजों को लेकर चलना चाहते हैं तो वो डिस्कस किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। 2021 में इंडिया जो है वो ज्वाइन करने वाला है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर। तो नॉन परमानेंट मेंबर की जो चेयर रहेगी वो हमारे पास में रहेगी, ठीक है। तो यहां पर ये अच्छी बात है। इसी के साथ में जो हमारा जो है ब्रिक्स समिट है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहां पर एक तरीके से पावरफुल गेम हमारे हाथ में आ रहा है। इसी के साथ में 2022 में G20 को हम लोग होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफी एक अच्छा आप लोग बोल सकते हैं एक पैटर्न आ रहा है, जिसमें हम लोग यहां पर एक ग्लोबल लीडरशिप पे हम लोग निकल कर आ रहे हैं। यानी कि हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, यहां पर दुनिया को अपनी आवाज सुना सकते हैं, दुनिया को हम क्या चाहते हैं कि दुनिया कैसी हो वो दुनिया के सामने एक प्लान रख सकते हैं, और अगर उस प्लान में दम हुआ तो दुनिया उसको फॉलो करती हुई नजर आएगी। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है। पर लेकिन वही बात जो स्टार्टिंग में बोला गया था कि इसको हम लोग को एक थॉट देना पड़ेगा कि हाँ हम लोग किस तरीके से यहां पर रोल प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि शेख चिल्ली के सपने नहीं चलेंगे, हवा हवा में बात करके चीजें हो जाएंगी। तो एक प्रॉपर थॉट आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर बात करें जब नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी कि जब नेम की समिट हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहां पर बोला गया कि यहां पर एक न्यू प्रिंसिपल फॉर इंटरनेशनल सिस्टम की यहां पर जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं इनके द्वारा क्या बोला गया, न्यू प्रिंसिपल इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बात बोली गई है, और इसको सबने अप्रिशिएट भी किया है। ये न्यू ग्लोबलाइजेशन मॉडल बेस किसके ऊपर बोला गया? ह्यूमैनिटी, इंसानियत, फेयरनेस के ऊपर। ऐसा नहीं कोई अपना दबदबा दिखा रहे, इक्वलिटी यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि चाइना जैसे जो यहां पर हरकतें होती हैं उसको साइड में करने की कोशिश यहां पर की गई है। तो यहां पर सपोर्ट मिला इस तरीके से वर्ल्ड में, आप लोगों को पता है। तो फर्स्ट टाइम 1950 से एवरीवन जो है एक्सपीरियंस कर रहा है सेम वायरस थ्रेट ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो यहां पर अब मिलकर काम करना पड़ेगा सबको। ऐसा तो है नहीं यहां पर पहले बीमारियां होती थी, एक कंट्री में हो गई दूसरे में नहीं हो रही है, दूसरे को पता नहीं उसके बारे में, ठीक है। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पूरा संसार इसकी चपेट में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझना पड़ेगा कि आज की डेट में इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे यहां पर इसको टैकल कर आप लोगों को चलना है। और इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर एक रोल प्ले करे। तो उसके लिए कई सारे उदाहरण यहां पर दिए गए राइटर के द्वारा। जैसे आयुर्वेदा में ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा लोहा माना जाता है। योगा के चलते हम लोगों ने 21 जून को वर्ल्ड योगा डे यहां पर डिक्लेयर कराया गया। अच्छा, कब से हम लोग ये वर्ल्ड डे योगा डे है सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आप लोग बताइए। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग को याद रखना है। आयुर्वेदा, योगा, ये सब चीजें आप लोग देख रहे हैं हमारी कंट्री की। इसी के साथ में जब आप लोग बात करते हैं हिस्ट्री, तो 0 हम लोगों ने पूरे संसार को दिया। यानी कि ऐसा है कि बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जिस तरीके से हम लोगों ने रोल प्ले किया है यहां पर, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने यहां पर देखा होगा जब सोलर की जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो यहां पर इंटरनेशनल जो सोलर की जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर भी हमारे कंट्री पे, तो वहां पर भी हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम पर उसको प्रपोज किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे पास्ट में हम लोग रोल प्ले कर रहे हैं जिसको हम लोग अच्छे से लेकर चले। कोविड-19 पर हमारा लीडरशिप का रोल रहा, जिस तरीके से हम लोग ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड को सप्लाई की, तो वो भी एक लीडरशिप का रोल आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर एक प्रॉपर पैटर्न में चीजों को आगे लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम लोग को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये इंसान जो है इसको यहां पर लीडरशिप दी जा सकती है। वरना अगर आप लोग खुद ही पड़ोसी देशों को भी यहां पर एक्सेप्ट नहीं करा पा रहे हैं चीजों को, तो फिर कैसे आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाओगे। और अगर आज की डेट में आप लोग बात करते हैं यूएसए के बारे में, जो यहां पर G11 के बारे में बात कर रहे हैं, जिस G7 को मिलाकर, उस G7 को वो ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर चुके हैं, ठीक है, चैलेंज कर चुके हैं कई बार। यहां पर G20 के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोल चुके हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमेशा उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं, और अब यहां पर ये बातें कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में। तो यहां पर इस तरीके से भी थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो यूएसए ऑलरेडी यहां पर रिजेक्ट कर चुका है कई सारे ऐसे आइडिया जो आज के डेट में ये बोलते हैं कि हाँ ये आइडिया सही है, पर लेकिन पहले यहां पर ये इनको कई बार इनसे बाहर निकलने की बात कर चुका है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट
एग्रीमेंट से ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इफेक्टिव जो चैलेंज है यहाँ पर, जो WHO भी आज के डेट में इग्नोर किया जा रहा है सारी चीजें, रिफॉर्म जो है यहाँ पर, तो वो भी आप लोग देखते हैं। उसके चलते यूएसए ने उसको भी क्रिटिसाइज किया। तो किस तरीके से हम लोग सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं, तो वो चीजें यहाँ पर आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या है यहाँ पर, बेसिक फंडा ये है कि आज की डेट में जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी चीजें बताई, तो चाइना जो है अभी यहाँ पर चाइना ग्लोबल टाइम्स के द्वारा यहाँ पर आर्टिकल लिखे गए, दो डिफरेंट यहाँ पर मैंने आप लोगों को बात की कि यहाँ पर अभी जो आर्टिकल लिखे गए उनके बारे में मैंने बताया था क्या क्या आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो चाइना ग्लोबल टाइम जो यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया कि 2 डिफरेंट विजन, ठीक है। वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा यहाँ पर बोला गया पोस्ट यहां पर द पोस्ट अमेरिका वर्ल्ड इज नाउ ऑन फुल डिस्प्ले, यानी कि अब यहां पर वर्ल्ड फुल डिस्प्ले में है, यहां पर वो बोलने की बात की जा रही है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा लिखा गया इंडिया इज ए नेचुरल यूएस अलाई इन न्यू कोल्ड वॉर। तो ये समझ रहे हैं कि इंडिया को डिस्कस किया जा रहा है कि हाँ ये न्यू कोल्ड वॉर में नेचुरल अलाई की तरीके से यहां पर काम कर रहा है। तो यहां से आप लोगों को चीजें समझ में आती है जो आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो यही बेसिकली समझाने की कोशिश की है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमको ऑलरेडी ये जगह देने की बात की जा रही है, तो फिर हम लोग इसको एक अच्छा थोड़ देकर एक्सेप्ट कर और एक प्लान के साथ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाए यहां पर। और आज की डेट में कई सारे आप लोगों को क्लेश यूएन के अंदर भी देखने को मिलते हैं। कई बार बोलते हैं इसके परमानेंट जो सीट हैं उनको यहां पर थोड़ा बढ़ाइए, इंडिया को उसका पार्ट बनाइए। साउथ अगर बात करें, जो साउथ नहीं सॉरी अफ्रीका के बारे में बात करें, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से कोई भी मेंबर यहां पर अब तक इसका पार्ट नहीं है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो यूएसए है, यूएसए के द्वारा यहां पर एक तरफा सारी चीजें की गई, जैसे कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को बोला गया इंपोज करने के लिए ट्रेड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी, और इग्नोर किया गया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि बस दूसरी कंट्री को मार्केट बनाना था, यह फोकस किया गया यूएसए के द्वारा। सोशो इकोनॉमिक जो राइट है वो फिर आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिले, कई सारी कंट्री आगे निकल कर आई, इमर्ज हो गई, चाइना एक हब बन गया यहां पर। तो जो काम यहां पर उस टाइम पर यूएसए ने इंस्टीट्यूशन को करने को बोला था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोला ट्रेड को सुगम बनाओ ताकि हमारा व्यापार हो सके, हम लोग सामान बेच सकें, पर लेकिन आज के डेट में अगर वो WTO वही कर रहा है तो यूएसए को पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले वो दूसरी कंट्री को मार्केट बना रहा था, यूएसए अपना सामान लेकर दूसरी कंट्री में बेच रहा था। अब वो कंट्री इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो यूएसए के अंदर अपना सामान बेच रही है, अब यूएसए को वो चीजें पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो कहानी है जब यहां पर आपके सपोर्ट में है तो सही है, जब अपोज में हो गई तो वही चीजें आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। तो ये दोगली अप्रोच यहां पर यूएसए की भी आप लोगों को देखने को मिलती है। अब इंडिया को जो है दो चाइना अपनी साइड में लाना चाहने की कोशिश कर रहा है, अगर यहां पर ऐसा कोई पैटर्न बनता है, और यूएसए अपनी साइड में लाने की कोशिश कर रहा है। अब ग्लोबल में जो वैक्यूम चल रहा है यहां पर इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है काफी अच्छे से मल्टीलेटरलिज्म के लिए, जैसे NEM+1 यहां पर लेकर चल सकता है, जैसे ब्रिक की अगर बात करें और G7 की बात करें तो यहां पर अलग अलग पैटर्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे रेजोनेट करके चलना है यहां पर, तो वो पैटर्न बना सकता है, क्योंकि चाइना आज के डेट में ये बोल रहे हैं, चाइना के जो एम्बेसडर है इंडिया के लिए, उन्होंने बोला टुगेदर ए न्यू चैप्टर विद ए शेयर फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, यानी कि इंडिया के साथ मिलकर यहां पर ये काम कर सकते हैं। अब यूएसए क्या कर रहे हैं, वो चाइना को टैकल करने के लिए यहां पर चाइना को बैलेंस कराने के लिए चाहते हैं कि इंडिया जो है वो इसका पार्ट ज्वाइन कर ले। तो फिर से जो न्यू कोल्ड वॉर यहां पर स्टार्ट हो रहा है, अब इंडिया को यहां पर सोच समझकर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर किधर भी जाकर यहां पर कूद जाए। ये काफी अच्छी स्लाइड यहां पर, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर जो बोला जा रहा है यहां पर बेसिकली जो एशियन सेंचुरी यहां पर उसको डिफाइन किया जाना चाहिए। बोला जा रहा है कि जो एशियन सेंचुरी आएगी उसको कैसे डिफाइन करें, तो उसको यहां पर ऐसे डिफाइन किए जैसे पहले यहां पर बोलता है ना कि वेस्ट वर्ल्ड के दबदबा चल रहा है, तो यहां पर पीसफुल जो होना चाहिए बेसिकली चीजें, को एग्जिस्टेंस, इसी के साथ में जो फ्रीजिंग पोस्ट कॉलोनियल सॉवरेनिटी जो थी उसको साइड में करना है, और प्रॉपर वे में लेकर आगे चलना आप लोग यहां पर चलना चाहिए, यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है। नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन में, किसी का भी यहां पर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, सॉरी इंटरनल अफेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है चाइना और डिक्लाइन हो रहा है यूएसए और राइज हो रहा है चाइना का। तो यहां पर बहुत बड़ा रीजन यहां पर यही है कि आज की डेट में जो चीजें हैं वो उसको ढंग से आगे लेकर न चलना, वरना बराक ओबामा जी के टाइम तक सारी चीजें सही चल रही थी। फॉर्मर यूएस के जो प्रेसिडेंट है जिम कार्टर, ठीक है, जेमी कार्टर, तो उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि यूएसए के द्वारा लगभग 3 ट्रिलियन मिलिट्री के ऊपर स्पेंड किया गया, जबकि चाइना के ऊपर एक सिंगल पैसा भी यहां पर इसके ऊपर वेस्ट नहीं किया गया। तो इसीलिए यहां पर चाइना आगे चलकर इन्वेस्टमेंट कर पाया शानदार तरीके से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में, साइबर स्पेस, ये सारी जो चीजें हैं, कैपिटल इक्विपमेंट, तो इनमें सब में यहां पर ये इन्वेस्टमेंट कर पाया। पर लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, इंडिया को भी यहां पर समझना पड़ेगा कि कहां पर फोकस देकर चलना है। तो ये जो लाइन यहां पर बोली गई है ये काफी शानदार है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बोला गया कि किस तरीके से यहां पर चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए। तो स्टेट सेंट्रिक जैसे कि चाइना, फिल्म सेंट्रिक जैसे कि यूएसए, और पब्लिक सेंट्रिक जैसे कि इंडिया। तो इस तरीके से यहां पर सिस्टम को लेकर चलना है, यानी कि एक तरीके से हर एक एंगल पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है, इनहेंस करना पड़ेगा आप लोगों को इस तरीके से, ताकि सारी चीजें साथ में चल सके, और ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी को सेंटर में रखकर आप लोगों को चीजों को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि यहां पर इस तरीके से आप लोग रोल प्ले कर सकते हैं।
तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात में यहां पर क्या बोला गया, दूसरी बात में बोला गया कि एक तरीके से जो 25 साल पुराने जो ग्लोबल ट्रेडिंग रूल चल रहे हैं यहां पर, उनको अब साइड में यहां पर कर देना चाहिए। यानी कि जैसे पहला पॉइंट तो आप लोगों को यहां पर ये हो गया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोला गया कि जो पुराने ग्लोबल ट्रेडिंग रूल चल रहे हैं अब उनको यहां पर साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि वहां पर मोनोपोली है। जैसे यहां पर अंग्रेजों की मोनोपोली हुआ करती थी, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में यहां पर उनकी मोनोपोली आज के डेट में चल रही है, तो वो आप लोग तोड़िए। यहां पर पब्लिक हेल्थ, इसी के साथ में यहां पर क्रॉप रिसर्च, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरीज वगैरह हो गई, इसी के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सब शेयर डेटा के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आप लोगों को पता है फेसबुक हो गया आज के डेट में, या फिर दूसरी कंपनी जिसका भी आप लोग नाम ले लीजिए, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, यहां से डेटा उठाते हैं और उसके बेस पर फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। तो यहां पर जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको आप लोग उस तरीके से लेकर चलें कि साइंटिफिक कैपेसिटी और सपोर्ट करें जो भी यहां पर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज के लिए। तीसरी बात क्या बोलेगी यहां पर, इकोनॉमिक और यहां पर सोसाइटल बिहेवियर पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज क्या इंपैक्ट दे रहे हैं यहां पर, खासकर अफ्रीका के बारे में बात करें तो अब यहां पर काफी इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो रहा है। गरीबी को कैसे मिटाना है, तो जो ये इश्यूज निकल कर आ रहे हैं, ये इन सारे मुद्दों पर यहां पर बात करना पड़ेगा। गरीबी मिटानी है, भुखमरी मिटानी है, हेल्थ के बारे में फोकस करना है, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट चेंज, लाइफ ऑन लैंड, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझनी पड़ेगी। क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि एक कंट्री दावे बैठी है सब कुछ और वही सारी चीजों को लेकर चल रही है, तो ये सारा काम आप लोग यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। तो ये यहां पर बेसिकली इसको बताने की कोशिश की गई है। तो ये जो शानदार आर्टिकल यहां पर लिखा गया है, ये लिखा गया है मुकुल सानवाल के द्वारा, जो कि फॉर्मर यूएन डिप्लोमेट हैं। तो ये इस तरीके के आर्टिकल जो थे ये आप लोगों को कई सारी डायमेंशन यहां पर देकर चलते हैं कि इंडिया एक हद तक यहां पर चाइना के खिलाफ जा सकता है, ज्यादा चाइना के खिलाफ भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कहने के लिए चाइना को टैकल करने की बात की जा रही है, पर चाइना का दबदबा आज भी है, ठीक है, सब जगह पर। खासकर अगर देखिए रोड एंड बेल्ट वाले की कॉन्सेप्ट की मैंने बात की, बहुत सारी कंट्री आज के डेट में चाइना की गुलाम बनी बैठी है, उसकी वजह से जितना पैसा यहां पर चाइना उनको दे चुका है, तो इसलिए इंडिया को एक हद तक यहां पर ये चीजें यहां पर अंडरस्टैंड की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली आर्टिकल। बाकी के जो भी टोटल डिस्कशन है वहां पर सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। जो हमारा पैटर्न नहीं होता है पढ़ने का, तो सारा वहां पर देखेंगे, स्टार्टिंग में कोटेशन वगैरह, फिर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह, बाकी जो आर्टिकल है सारे पूरा एनालिसिस। ये मैंने इसलिए यहां पर लाया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट था और एक अलग वीडियो यहां पर बननी थी। मैंने कहा था कि लगभग 30 मिनट की और फिर में उससे ऊपर वीडियो बन जाएगी, तो दो आर्टिकल कंबाइन हो गए, पर लेकिन अब क्लैरिटी आप लोग आ रही होगी। न्यू कोल्ड वॉर अगर कोई आप लोग को बोलेगा अब टर्म आकर, तो ये आप लोग के माइंड में इतनी क्लैरिटी ला चुका है कि आप लोग उसमें कंफ्यूज नहीं होगी बोल क्या दिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर इसको डिस्कस किया। दूसरा वीडियो जो है यहां पर, ये मुझे लगता है कि 10 बजे से पहले पहले मैं इसको कोशिश करूंगा, क्योंकि फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो फ्रेंड्स हैं उनकी मदर की तेहरी में जाना है, और जो सेकंड वीडियो होगी उसके बाद में, मतलब जो आप लोगों की वो वाली वीडियो होती है, जो न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो होती है, जो करंट अफेयर वाली, ठीक है, वो थोड़ी सी हो सकता है आपकी लेट हो जाए, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक एंजॉय कीजिए और लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए अगर पसंद आता है तो, उसी से मुझे फीडबैक मिलता है। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके बताइए कि क्या पसंद नहीं आया, ताकि उसको इंप्रूव कर सकूं आने वाले लेक्चर में। इतना तो यार कम से कम बनता है ना, आप लोग बताएं मुझे कि यहाँ क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो ये फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।